मैथ विद शाज में आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के एमसीक्यूज। तो सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए जाएंगे और साथ साथ ही इनका जो सोल्यूशन है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके चैप्टर्स में से लिए गए हैं। इसी तरह 10th क्लास के भी 13 चैप्टर जो थे उनके एमसीक्यूज भी ऑलरेडी बना के मैंने अपने पेज पे अपलोड कर दिए यूट्यूब पे चैनल पे। तो आज स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स या कॉलम। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, एक कॉलम जिसमें एक ही कितार हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। तो ये डेफिनेशन भी है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स या एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कितार या एक ही रो हो, उसको हम एक रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो जी इसका करेक्ट आंसर रो वाला है, रो मैट्रिक्स वाला है। नेक्स्ट है, हमने ज़रब मालूम करनी है। हमें दो वैल्यूज दे दी गई हैं, एक वैल्यू है x y और दूसरी वैल्यू है 1 और 2। पहले तो ये देखना मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। रूल ये होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखने होते हैं। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखी गई है, मैं इसको ठीक कर लूँ। x y 2 और -1 ये वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मैं बता रहा था कि आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं कि कॉलम कितने हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखनी है। तो अगर इनकी तादाद सेम हो दोनों मैट्रिक्स के अंदर तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, x मल्टीप्लाई होगा 2 के x के साथ, x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो 2x आ जाएगा। और इसी तरह दरमियान में प्लस आता है, लेकिन y जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -y आ जाएगा। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x - y हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास 2x - y वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि अगर डिटर्मिनेंट है 2 6 4x का तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए डिटर्मिनेंट है 2 है 6 है 4 है x है, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिटर्मिनेंट में आपको पता है डायगोनल से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2x और दरमियान में फार्मूले का माइनस आता है 6 4 24 इज इक्वल टू। अब देखिए उसने बताया हुआ ये जीरो के इक्वल है ये वाला डिटर्मिनेंट, तो हम इसे डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। 2x वैसे ही 24 इधर जाके प्लस को आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। तो जो हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यूज है उसका आंसर है हमारे पास 12 वाला, यानी सी वाला जो आपके पास ऑप्शन होगा ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है जी एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है, आपके पास एक वैल्यू दे दी जाती है मैट्रिक्स या कॉलम, आपने ये जो आपको स्क्रीन पे एरो नजर आ रहा है ये जो डायगोनल्स हैं यानी जो आपके वितर के अरकान हैं आपने इनकी जगह बदल देनी है, यानी 0 और 2 कुछ इस तरह से। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं जो बच गए हैं उनके अलामतें बदल देनी है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस। इस केस में माइनस है इसलिए मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसे माइनस कर दिया। तो ये आपके एडजॉइंट का आंसर होगा जो कि फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मैं इसको टूल बॉक्स को ले लूं। एक मैट्रिक्स हमें दिया गया और पूछा गया है कि मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये वहदानी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक है और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स 0 है, इसलिए वहदानी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ए वाला आंसर जो हमारे पास होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तो उसने कहा हुआ जी अगर एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डिटर्मिनेंट का मैंने अभी भी प्रोसीजर बताया, -1 1 2 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फार्मूले का माइनस आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आंसर आएगा हमारे पास इस मैट्रिक्स का। तो बी वाला आंसर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इस एमसीक्यूज को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो और हमने ये देखना हो कि जो उसका ऑर्डर आ रहा है, जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर क्या है, तो हम ये कहते हैं जी इसके जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं तो उनको वो उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन ट्रांसपोज के केस में ना ये बात थोड़ी सी बदल जाती है। आमतौर पर अगर हमारे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ना उस मैट्रिक्स का, तो वो ऑर्डर उसका चेंज होके n क्रॉस m यानी रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। ठीक है, यानी जितने कॉलम होते हैं उतनी रोज बन जाती है, जितनी रोज होती है उतने कॉलम। नॉर्मली अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो इसके अंदर 2 रोज आ रही हैं
और 3 कॉलम आने हैं, यानी 2/3 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोज की बात हो रही है तो इसलिए इसका 3/2 वाला हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सारे एलिमेंट 0 0 हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 0 हों तो ये डेफिनेशन है उस मैट्रिक्स को नल या सिफरी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम का दर्जा बताना है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। 2 और 1 दो एलिमेंट हैं तो इसके अंदर देखा जाए एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 इसका ऑर्डर होगा, 1/2 वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, तो एक ऐसा मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद सेम आ रही है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको जरा सॉल्व करें तो ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज में अगर सेम एलिमेंट हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, देखने में आपको लग रहा है, पहली लुक में आपको यही लगेगा कि ये कॉलमी मैट्रिक्स यानी एक कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन हकीकत में ये कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ एक रेक्टेंगुलर यानी मुस्तैली कॉलम भी है। कैसे? क्योंकि इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर 3/1 है, तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर आपका ऑर्डर में रोज और कॉलम की तादाद सेम ना है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। तो इसका आंसर जो है वो बोथ, आपने एमसीक्यूज में सिर्फ इस बात का ध्यान रख लेना है कि अगर बोथ वाला ऑप्शन दिया जा रहा है ना आप लोगों को, तो फिर कोई सोच समझ के कंसेप्चुअलिटी आ सकती है, हो सकता है कि वो दोनों ऑप्शन ही सही हो। देखिए बोथ वाला ऑप्शन ज्यादातर केसेस में तब भी आता है जब दोनों ऑप्शन वहां पे करेक्ट हो, तो इसलिए जरा आपने बोथ वाले ऑप्शन का ख्याल कर लेना, अगर ये दिया हुआ है तो फिर उस हिसाब से आपने अपना आंसर एडजस्ट करना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी विच ऑर्डर इज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद सेम होती है, तो ये सिर्फ ऑप्शन ए ही है ना, इसमें देखें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसलिए यही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पहले भी बताई है, 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा और -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 10 - 12 तो ये हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा ना, 10 - 12 तो -2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लें, ये मैट्रिक्स का साइन इसके साथ आएगा, ये जरूरी है। ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी एक नया मैट्रिक्स ही बनाती है, तो -2 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन है कि इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज, तो हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो एक हमारे पास सिंगुलर यानी नादर कॉलम होता है। ए वाला करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है कॉलम 2 ई का मर्तबा क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 2, एक ही नंबर दिया होगा तो ये 1/1 है, सिर्फ एक ही रो है और एक इसके अंदर कॉलम है। नेक्स्ट देखें, आर्थर क्ले ने जो थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स थी ये कब इन्वेंट की थी, तो देखें यहाँ पे ना इसके बारे में एमसीक्यूज आपने बुक में 1858 पढ़ा होगा, तो मैं आपको जरा बताता चलूं कि ये काम कोई 1 या 2 दिन में नहीं होने वाला होता। इसकी ये कहा जाता है कि 1857 और 1858 इसके बिटवीन इसने इसके ऊपर काम किया था। तो यहाँ पे 1858 वाला ऑप्शन 58 वाला ऑप्शन ना होने की वजह से हम 57 वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स जो है ये रिवर्स प्रॉपर्टी होती है, जब आप इसका इनवर्स लेंगे रिवर्स हो जाएगा, सेकंड वाले नंबर का इनवर्स पहले आएगा और फर्स्ट वाले नंबर का इनवर्स सेकंड में आएगा। इसी तरह पहले इसका करेक्ट आंसर, फिर एक और एमसीक्यूज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके बाद जो ट्रांसपोज होता है ना, ये भी रिवर्स प्रॉपर्टी होती है। रिवर्स प्रॉपर्टी कैसे होती है, बी ट्रांसपोज पहले आ जाता है, ए ट्रांसपोज बाद में आ जाता है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने ये चीजें याद रखनी है, अगर 2 मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, प्लस के अंदर आपका ट्रांसपोज सेम रिवर्स ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बात आपने यहाँ पे ये भी याद रखनी है, इन जर्नल जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है, हमारा ए बी है ये नहीं इक्वल होता बी ए के इन जर्नल। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के केसेस में कुछ स्पेशल केसेस है जिनमें इक्वल हो जाता है, लेकिन अगर इन जर्नल पूछा जाए तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा हमारे पास। तो ये चैप्टर 1 के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। आज यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। तो इसमें आपने जो है फॉर्म्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जैसे कि पहला एमसीक्यूज है, उसमें उसने कहा हुआ है कि जो एक एक्सप्रेशन आपको दे दी है, एक वैल्यू दे दी हुई है, 3 जो है इंडेक्स में लिखा हुआ है, रेडिकल मैं आपको जरा बता देता हूँ लिख के।
अगर हमारे पास यहाँ पे n और x लिखा हुआ है, ये n इंडेक्स होता है, ये x वाला जो अंदर वाला नंबर होता है वो रेडिकेंड होता है, जो ये वाला साइन होता है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म n अंडर रूट एक्स की जो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है वो x की पावर 1/n है। जो आपका इंडेक्स है वो पावर 1 ओवर में चला जाता है। तो ये तरीकाकार होता है। अब उसने कहा होगा जी हमने इसकी बतानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनेगी 3 - 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी -64 की पावर 1/3। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 64 को 4 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। -4 की पावर 3, क्योंकि 3 जब आप देखें ना 4 की पावर 3 जो होती है हमारे पास, ये 4 × 4 × 4 यानी 64 की इक्वली होती है ना। तो माइनस अगर साथ आ रहा है तो तीनों के साथ इधर भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, और पावर जो है वो 1/3 आ रही, तो इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट फाइंड करना है किसी नंबर का। कॉन्जुगेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर यानी जिसके साथ योटा आ रहा है उसका साइन चेंज कर देना। अगर आपने प्लस आ रहा है तो प्लस को माइनस कर देना है, माइनस आ रहा है तो आपने उसको प्लस कर देना है। नेक्स्ट है योटा की पावर 27। तो ये चैप्टर नंबर 2 का डिटेल लेक्चर आपको दिया था। आपने 26 सेपरेट कर देने हैं, एक योटा को अलग कर देना है। ये बन जाएगा योटा स्क्वायर की पावर 13। क्योंकि पावर एक ओड नंबर आ रही है इसलिए नेगेटिव आएगा, तो माइनस योटा इसका आंसर बनेगा। तो जो आपके पास थर्ड वाला एमसीक्यू था यहाँ पे, इसका आंसर माइनस अयोटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 25/16। देखिए याद रखें फ्रैक्शन के अंदर ये आ रहा है 25/16 की पावर -1/2। पावर अगर किसी की नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी इंटरचेंज कर दिया जाता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे नीचे ले आते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है ऊपर ले आते हैं। अब 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो जब आप अंडर रूट लेंगे 16 का अंडर रूट 4 होता है और 25 का 5 होता है, तो 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। माइनस की वजह से ये सारी हमारे पास चेंजिंग हुई है, तो 4/5 वाला इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अच्छा देखिए अब ना दूसरे चैप्टर में मैंने कोशिश की है, क्योंकि जो आपका लास्ट पार्ट है ना उसमें एमसीक्यूज ज़्यादा हैं पहले पार्ट्स की निस्बत, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इन चैप्टर्स के साथ एक एक दो वो भी अलग से भी मैं उनको डिस्कस करूंगा, लेकिन जो आगे वाले चैप्टर हैं कोशिश की है कि उनको दूसरे चैप्टर के साथ भी डिस्कस किया जाए ताकि वो एमसीक्यूज आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। अच्छा हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी डैश राइट एंगल। तो किसी मुसल्लस में कायमा जाविया हो सकते हैं, तो याद रखें कायमा जाविया राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, और टोटल एंगल जो सम होता है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का वो 180 होता है। तो मैक्सिमम एक ही ऐसा एंगल हो सकता है जो 90 डिग्री की वैल्यू को गेन कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर 1 है इसका। नेक्स्ट है जी, दो नुकात से कितने खतूत खींचे जा सकते हैं। हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये एक 2 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, तो देखें इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, एक से ज्यादा लाइन पास नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास -3 का हकीकी हिस्सा। देखें द रियल पार्ट ऑफ -3 अयोटा। तो -3 अयोटा का जो रियल पार्ट है ये 0 है। रियल पार्ट गिवन ना हो तो वो 0 होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी वाला होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो कह रहा है जी 0 से छोटा है। इनक्वलिटी की हमने ये बात देखी थी, अगर इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि जी 0 से छोटा है और जी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक्स के साथ और फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है वाई के साथ। तो इसलिए जो आपका लेस वाला साइन है वो ग्रेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका ये आएगा हमारे पास एक्स जी ग्रेटर हो जाएगा वाई जी से, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी नेगेटिव की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 4 की पावर 1/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखें। तो इसकी रेडिकल फॉर्म ये बनेगी, 4 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा और ये जो 1/3 है इसके 3 इसके इंडेक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो इसकी जो रेडिकल फॉर्म है हमारे पास उसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, हाँ ये जो लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन है इसको जरा देखें। ये अंडर रूट 4 है और उसकी पावर ली हुई है 6। नहीं ये भी नहीं बनता, तो यहाँ पे इसका कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, 4 अंदर आना था, 3 बाहर जाना था। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मिस्टेक है एमसीक्यूज के अंदर।
आगे है ए का जमी मकूस द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है ए का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अगर किसी मुसल्लस के डैश जावी मुतमासिल हो तो इनके मुखालिफ अज़ला भी मुतमासिल होते हैं। इफ डैश एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कन्ग्रुएंट, तो ये 2 है, इसका करेक्ट आंसर 2 है कि अगर 2 जो है उसके एंगल कन्ग्रुएंट होंगे तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी हमारे पास कन्ग्रुएंट होंगी। नीचे है दो मुसलसलों के दरमियान मुताबिकत या क्रॉसपोंडेंस, क्रॉसपोंडेंस बिटवीन टू ट्राइंगल्स, तो ये वाला जो सिंबल है इस तरह का सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जी द कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज, तो याद रखें रियल नंबर अगर आपके पास कोई नंबर रियल है आप उसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो वही नंबर है। रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट भी होते हैं ना, इनको सेल्फ कॉन्जुगेट कहा जाता है। तो जो रियल नंबर का कॉन्जुगेट होता है वो एक रियल नंबर ही होता है। आगे नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज अ, तो हर हकीकी नंबर एक होता है कम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि 2 एक रियल नंबर है, हम इसे जीरो योटा की मदद से एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर नंबर रियल नंबर को हम एक कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पावर फॉर्म में लिखना है, 7 इंडेक्स में आ रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये x की पावर 1/7 के इक्वल होगा, तो x की पावर 1/7 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स नंबर, ये वाला एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस है, आप उसको सॉल्व करके देख लें। इसमें हमने बताना है कम्प्लेक्स नंबर का हकीकी हिस्सा कौन सा है, कम्प्लेक्स हिस्सा नहीं बताना है, हकीकी हिस्सा बताना है, तो -2ab आएगा। आगे फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमू होता है द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो ये जो लास्ट वाला एमसीक्यू है इसकी उर्दू की स्टेटमेंट कुछ और लिखी है, इंग्लिश की स्टेटमेंट कुछ और लिखी है, तो इसलिए ये वाला एमसीक्यूज वैसे ही बाय मिस्टेकन रॉन्ग लिखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि अगर ई अप्रोक्सीमेशन 2.718 है तो log ई की कीमत बराबर होगी। तो ये कैलकुलेटर आप सबके पास होता है। इस तरह के एमसीक्यूज के लिए मैं आपको रेफर यही करूंगा क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर तो नहीं है ना एग्जामिनर आपके ऊपर ये कंडीशन लगा सकता विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आपको परमिशन है तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। 0.4343 इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर y जो है ये log z x के इक्वल हो तो हमने बताना है कि इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी। एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी बनेगी ये जो z है और ये जो y है, y इसकी पावर बन जाएगी और इज इक्वल टू x आ जाएगा, यानी z की पावर y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा z की पावर y इज इक्वल टू x वाला। नेक्स्ट है फिर थर्ड वाला ऑप्शन, मैं आपको फिर वही रेफर करूंगा कि जो आपका कैलकुलेटर आपके हैंड में होगा आप उसको वहां पे आसानी से कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर -3 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 4 वाला एमसीक्यू है log mn को भी लिखा जा सकता है। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यूज है तो ये बेसिकली log का पावर रूल है। तो log का पावर रूल ये कहता है कि जो पावर आ रही होती है किसी नंबर की तो m की पावर n है, n स्टार्ट पे आ जाएगा और log m हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है मतवाजी इज़ला के मुखालिफ इज़ला होते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर। तो ये पैरेलल भी होते हैं, कन्ग्रुएंट भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो आल वाला ऑप्शन इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन या मोस्ट ऑथेंटिक ऑप्शन आप कह लें क्योंकि जो कन्ग्रुएंट है और इक्वालिटी की ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। पैरेलल का मतलब है आमने सामने भी होते हैं, तो इसलिए आल वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। लास्ट ऑप्शन एमसीक्यूज है आपका मतवाजी इज़ला का एक वितर दूसरे वितर इसे 2 डैश मुसलसलों में तकसीम करता है। Any one diagonal of a parallelogram divides into dash triangles। तो ये 2 congruent triangles होती हैं, ठीक है। congruent triangle देखें ना, एक पैरेललोग्राम अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लें तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर हम बात करें इसके डायगोनल की तो ये देखें ये 2 congruent ट्राइंगल्स बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे एक और बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि अगर 2 हम बात करें डायगोनल की तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर 2 हमारे पास डायगोनल हो पैरेललोग्राम के तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिलहाल हमारे एमसीक्यूज ये था कि अगर डायगोनल इसको कट करेगा तो जो ट्राइंगल्स बनेंगी वो कैसी होंगी, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होगी, आपस में एक जैसी ही होंगी तकरीबन। नेक्स्ट है फिर आ गया जी अगर ax इज इक्वल टू n हो तो अब पहले देखें हमारे पास थी इसकी लोगारिथम फॉर्म में हम इसको लेके गए थे, सॉरी लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए थे। अब हम इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है उसे लोगारिथम फॉर्म में जाना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर होगा। फिर है जी
द डेसिमल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम, तो जो डेसिमल पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम के अंदर वो हमारे पास उसका 20 होता है। ठीक है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है log बी ए log, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, log ये बराबर होता है log a ओवर log b मल्टीप्लाई बाय log b ओवर log c। तो log b से कट जाएगा तो log a ओवर log c इसका आंसर आएगा। तो अगर हम उसकी दूसरी फॉर्म यानी उसको कंबाइन लॉग में लिखें तो वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि हमने ये बताना है कि ई की वैल्यू क्या होती है, तो ये 2.718 होती है, भी कैलकुलेटर से निकल आती है। नेक्स्ट है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, तो किसी मुसल्लस के वस्तानी होते हैं तो ये हम नुक्ता होते हैं तीनों, यानी कोई मुसल्लस है आपके पास तो उसके जो वस्तानी होंगे वो एक ही नुक्ते पे इंटरसेक्ट करेंगे। लास्ट एमसीक्यूज है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पे जो डायगोनल होते हैं ना किसी भी मतवाज़ी ज़िला या पैरेललोग्राम के, तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वही रिजल्ट दोबारा आ गया पावर वाला कि अगर लोगरिथम में कोई हमने नंबर लिखा हुआ है log mn, तो जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, यानी कुछ इस तरह से हो जाता है log m। बेस चाहे कोई भी और रिजल्ट लोगरिथम के ये जो आपने लॉज पढ़े हैं वो सेम रहते हैं, तो इसलिए इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हमने ये बताना है लोगरिथम एट द बेस ई, तो जिस लोगरिथम की बेस या बुनियाद हमारे पास असास ई होती है उस लोगरिथम को क्या कहते हैं, तो उस लोगरिथम को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, यानी कुदरती लोगरिथम भी कहते हैं। साइंसी तरकीब बतानी है तो 9.6 जितने भी नंबर आगे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ रहे हैं 10 की पावर 7, तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि डायरेक्शन इस साइड पे है, तो हमारे पास 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। याद रखें किसी भी लोगरिथम का उस सेम बेस पे, कोई लोगरिथम है ना, जरूरी नहीं ए है बी है, उसी बेस पे अगर उसी अदद का लोगरिथम निकालना है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो log a पे बेस भी a है और log भी a का निकालना है तो आंसर हमारे पास ऑलवेज 1 ही आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं। ऑपोजिट एंगल जो बनते हैं ना पैरेललोग्राम के वो आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी एक रिजल्ट है, आपने याद रख लेना है। लास्ट एमसीक्यूज है मतवाज़ी ज़िला के वितर होते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर, तो ये 2 होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें तो आप देख सकते हैं ये 2 हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आज हमने चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज देखने हैं। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज एक फार्मूला है। बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है आपकी बुक के एंड पे भी लास्ट पे भी कुछ फार्मूले लिखे हैं और चैप्टर नंबर 4 के अंदर कोई 9-10 फार्मूले हैं वो आपने याद कर लेने हैं। उनमें से एक फार्मूला ये भी है, क्यूब वाला फार्मूला है कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब हम डिस्कस करें तो ये इक्वल आता है a की क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, इसके बाद a माइनस बी और उसके बाद माइनस बी क्यूब। तो ये इस तरह से हमारे पास उसने फॉर्मूला जिसके इक्वल आता है वो वाला पार्ट लिख दिया है और पूछा ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये माइनस बी का होल क्यूब है। नेक्स्ट ऑप्शन है द कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड, सर्ड या मिकदारे इसम कहते हैं इसे, तो ये क्या होती है सर्ड में आपने ये करना है कि जस्ट जैसे कॉन्जुगेट के अंदर हम आयोटा वाली वैल्यू को चेंज करते थे ना, उसका साइन चेंज कर देते थे, यहाँ पे जो अंडर रूट जिसके साथ आ रहा है वो चेंज कर देना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला होगा 9 माइनस अंडर रूट 2 वाला। नेक्स्ट फिर एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरह से हो तो एक बार दोनों के दरमियान में दोनों नंबर्स के दरमियान में प्लस और एक बार दोनों नंबर के दरमियान में माइनस, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो यहाँ से एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा, तो ए आपके पास अंडर रूट 4 है इसका स्क्वायर और बी आपके पास 2 है इसका स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 4, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस वाले एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट है 1 ओवर एक्स निकालना है, तो याद रखें ये आमतौर पर जो 1 ओवर एक्स होता है वो मोस्टली 90% केसेस के अंदर सिर्फ इस साइन को चेंज कर देने से आपका 1 ओवर एक्स आ जाता है, तो इस केस में भी बिल्कुल इसी तरह है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक भी है आपके पास 1 ओवर एक्स फौरन से निकालने की, एक प्रोसीजर भी है, आपने पढ़ा होगा, वैसे भी किया जा सकता है। अब हमने बात करनी है पॉलिनोमियल की डिग्री की, तो अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों वेरिएबल
दोनों वेरिएबल्स की डिग्री को कंबाइन करके हमने उसकी डिग्री कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इन दोनों की कंबाइंड डिग्री 4 बनेगी, तो इसलिए, और फॉर डिग्री का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम पावर इस केस में 4 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। तो जो हमारे पास अरिथमेटिक होती है, इसकी जो जर्नलाइजेशन फॉर्म होती है ना, तो जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, जो अरिथमेटिक फॉर्म होती है, उसको हम अलजबरा के नाम से डिनोट करते हैं। खैर ये इस तरह का एमसीक्यूज आपके सिलेबस में तो नहीं मुझे लगता, शायद हो, लेकिन चले मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फिर देखें सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज आ गया। x इज इक्वल टू है, एमसीक्यूज है √3 + 2 है। आप इसे सॉल्व करके देख लें तो इसका आंसर जो है ए वाला आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अंडर रूट वाला पार्ट होता है ना, पीछे भी डिस्कस किया था, उसका साइन चेंज कर देना होता है आपने, तो हमारे पास आमतौर पर ये रिजल्ट बन जाता है। नेक्स्ट ये फिर एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो a + b, और अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो देखिए ये अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करें तो a² + b² + 2ab के इक्वल होगा, और दरमियान में प्लस आ रहा है तो वो भी a² + b² - 2ab के इक्वल होगा। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से कट गया। तो इस तरह से 2 अगर हम कॉमन ले लें, 2a² 2b² बनेगा ना, तो 2 कॉमन ले लें तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला ये वाला बनेगा। तो ये रिजल्ट भी है, आप फार्मूले में वैसे भी याद किया होगा। नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है, आपको a - b दे दिया गया है, आपने इसको अब सॉल्व करना है। यानी सॉल्व कैसे करेंगे आप, a² + b² फाइंड करना है आपको। a + b और a - b की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे रिजल्ट यही लगेगा जो अभी अभी हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपने इन दोनों वैल्यूज को इंसर्ट करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। आप देखेंगे आपके पास ये जो है 68 आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को जरा देखें, इसके अंदर वैल्यू लगाता हूँ, तो a + b की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, प्लस a - b का स्क्वायर, वो 6 है 36, तो 136 बनेगा, और 2 इधर a² + b² आ रहा होता है ना, कि 2 ने भी इधर जाके डिवाइड होना, 136 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो बचेगा वो 68 ही बनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, अगर x = 2 है, y = -1 है, तो कीमत क्या होगी, 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3, और माइनस से करेंगे तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है कि इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है। तो जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के सर्ड है। सर्ड में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं आपके अंडर रूट के, तो ये आपने यहाँ पे इसको ज़हन नशीन कर देना। अच्छा नेक्स्ट देखें, 2x + 1 / 3 + 8, तो ये एक रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर रैशनल है। सेकंड वाला ऑप्शन है कि डिग्री ऑफ सर्ड इज, तो ये सिंपल सर्ड है इसलिए इसकी डिग्री 1 नहीं होगी, सिंपल सर्ड की डिग्री 1 होती है। नेक्स्ट है, हमने ये बताना है कि कौन सा सर्ड नहीं है, कौन से मिकदार इसम नहीं है। तो याद रखिए इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जज़र के अंदर आपके पास एक नातक नंबर आना चाहिए, क्योंकि पाई गैर नातक नंबर है, इसलिए ये वाला नंबर, ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सर्ड या मिकदार इसम नहीं है। ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कस है, सॉल्व करके आपको आगे दिखा दिया था। अच्छा थोड़ा सा चेंज है, उसमें 4 के ऊपर अंडर रूट था, तो ये हो जाएगा 4² - √2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 16 - 2, तो 14 इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर। तो 14 इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, x + 1 / x + 3, ये मजीद सिंपल नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है a² - b², तो फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर a + b आ जाएगा, साथ में a - b आ जाएगा। अब नीचे भी a + b आ रहा है, तो a + b से a + b कट गया, तो a - b करेक्ट आंसर हमारे पास इस केस में बनेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर के एमसीक्यूज भी यहाँ पे खत्म होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, इफ x इज नो लार्जर देन 10, तो यानी x 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब x 10 से छोटा है। याद रखें यहाँ पे इक्वालिटी का जिक्र नहीं हुआ, यानी इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हमने सॉल्व करना है, दोनों तरफ अगर हम स्केयर ले लें तो 2x - 3 और 7 का स्केयर बन जाएगा इस साइड पे 49 - 3, तो 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52। 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके जब डिवाइड होगा तो x का आंसर हमारे पास 26 आ जाएगा।
तो ये तो x का सोल्यूशन आया ना, सोल्यूशन सेट तो नहीं आया। रेडिकल इक्वेशन में हमने सोल्यूशन को चेक भी करना है। जब तक हम सोल्यूशन को चेक नहीं करेंगे हम श्योर नहीं होंगे कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन सेट भी होगा या नहीं होगा। वैसे यहाँ पे सोल्यूशन सेट का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए वैसे भी करेक्ट आंसर 26 है। लेकिन अगर सोल्यूशन सेट हो तो फिर क्या करना है, आपने इस 26 को इसके अंदर पुट कर देना है। 26 माइनस 3, ऊपर अंडर रूट है, ऊपर इसके अंडर रूट आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 52 माइनस 3 और 7, तो 49 का अंडर रूट आपको पता 7 ही होता है, तो दोनों साइड वैसे भी सेम आ रही है। तो लिहाजा यहां से हमें ये भी पता चलता है कि इसका सोल्यूशन सेट भी जो है वो भी 26 ही है। नेक्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है, जरा याद रखें कि इनइक्वालिटी दी हुई है। अब बुक्स के अंदर इसके बारे में ना आप लोगों ने ये नहीं समझना कि जो मैं बता रहा हूँ या यहाँ पे जो आंसर बताऊंगा वो गलत है। मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप कुछ बुक्स के अंदर सवाल ही इस तरह से लिखा हुआ है 3 माइनस 4x लेस देन 11। अब इस बात पे गौर करें जरा, इस चीज के ऊपर, यहाँ पे इक्वालिटी है। अगर इक्वालिटी ना होगी तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो एम्प्टी सेट ही आएगा, फिर सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर इनइक्वालिटी होगी तो सोल्यूशन सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये -2 को जरा गौर से देखें। -2 को x की जगह पे लगाएं, -4 इंटू -2 लेस इज इक्वल टू 11। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, 11। तो 11 लेस तो नहीं होता, लेकिन 11 के इक्वल तो होता है ना, इसलिए यहां से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है इक्वालिटी के साथ वो आपका -2 होगा। अगर इक्वालिटी ना दी हो तो फिर वही आंसर है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। कई बुक्स में मेंशन किया हुआ है वो आंसर को एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, तो जरा आपने देख लेना है कि आपकी बुक में इसको कैसे मेंशन किया हुआ है। 4 वाला एमसीक्यूज है। अगले एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो x इज इक्वल टू 0 इनमें से किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। यहाँ पे अगर हम 0 लगाएं पहले ऑप्शन के अंदर तो 0 0 से बड़ा होता है, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे अगर 0 लगाएं तो 5 0 से छोटा रह जाएगा, ये भी बात गलत हो जाएगी। और यहाँ पे अगर x की जगह पे 0 लगाएं तो 2 0 से छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे वैसे भी हमें पता चल रहा है लास्ट एमसीक्यूज यही रह गया, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 0 लगाएं तो ये हो जाएगा 0 -2 और 0 -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे कंडीशन लेस देन 0 है। तो याद रखें नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड। ऐसे नुक्ते या ऐसे नुकात का सेट जो एक ही लाइन या खत पर वाक़या हो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। डी वाला करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिर उसने कहा जी अगर आपके पास पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है तो इसमें एक्स को याद रखें, जो आपके पास पॉइंट होता है ना इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का होता है। तो यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है उसको एब्सीसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस का एलिमेंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने जहन में रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 9 माइनस 7x ग्रेटर इज इक्वल टू 19 माइनस 2x। हमने इसको सॉल्व करना है। x वाले एलिमेंट आप x वाली साइड पे ले जाएं, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा। माइनस का 7x है, जब ये 2x इधर आएगा तो इधर का आके प्लस 2x हो जाएगा, और जो 9 है ये इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 5x, और ये हमारे पास आएगा जो है प्लस का 10 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे देखिए माइनस भी साथ जाएगा। आपको पता है माइनस में इक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसके लिए इसका यही आंसर होगा x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है विच इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो हमने सोल्यूशन बताना है इस इनइक्वालिटी का। तो यहाँ पे है जी 7 इधर वाली साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, लेस इज इक्वल टू 2x है। तो ये हमारे पास बनेगा -4 लेस इज इक्वल टू 2x। तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 लेस इज इक्वल टू x। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये -2 इसका सोल्यूशन सेट है, यानी हल सेट भी बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप -2 को पुट करें तो ये है 3
लेस इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू -2। तो जब हम -2 को पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 लेस इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो इक्वालिटी तो होल्ड कर रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर -2 है। नेक्स्ट है जी, मोड का फंक्शन है, इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। तो जब भी मोड का फंक्शन x के साथ होता है तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव आंसर देता है हमें अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। आप इसको ऐसे भी जहन में रख सकते हैं, ये पॉजिटिव आएगा अगर x 0 से बड़ा हो, ये नेगेटिव आएगा अगर x 0 से छोटा हो, और ये 0 आएगा अगर x 0 के ही इक्वल हो। तो ये बेसिकली ज़रा ज़्यादा ही जनरल डेफिनेशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप बस इतना याद रख लें कि जब भी मोड आपने ख़त्म करना है तो प्लस माइनस लगाना है इक्वल के दोनों साइड में से किसी एक साइड पे, ठीक है। प्लस के 5 के साथ भी प्लस माइनस लगा के इसको बाद में सेपरेटली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर उसी तर्ज का क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे भी एक सवाल किया था, रेडिकल कवीन है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका सोल्यूशन सेट की बात हुई, अब चेक करना भी पड़ेगा। तो एक तरीकाकार तो ये है हम इसको हल करके सोल्यूशन सेट निकाल लें, तो वैसे ही करते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है जो चारों ऑप्शन है उसको इसके अंदर बारी बारी पुट कर दें, वो जरा आसान रहता है, उसमें हमें बाद में चेक करना नहीं पड़ता। अगर मैं 2 को यहाँ पे लगाऊं तो ये बन जाएगा 3 to 6 + 4, तो 10 का अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल नहीं आता। और अगर मैं इधर 1 लगाऊं यहाँ पे 4 + 4 तो ये भी 2 नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूं तो ये देखेंगे ये होल्ड कर जाएगी इक्वालिटी। तो 0 लगाऊं 3 0 हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, इधर 2 है, और अंडर रूट लें 4 का तो वो भी 2, तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो ये रिजल्ट 0 के लिए होल्ड कर रहा है। लेकिन रेडिकल कवीन में आपने सोल्यूशन निकालने के बाद उसको चेक भी करना होता है, पड़ताल जिसे आप कहते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो चारों ऑप्शन है आप उसको बारी बारी पुट करें रेडिकल कवीन के अंदर जिसके ऊपर जजर आ रहा है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि कुछ रेडिकल कवीन्स का जो सोल्यूशन होता है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या 2 सोल्यूशन आ जाते हैं, दोनों में से एक एग्जिस्ट करता है और एक नहीं करता, और जो नहीं करता उसे हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, इजाफी रूट भी कहते हैं उसे। आगे उसने कहा अगर x = 2 हो तो y की कीमत क्या होगी। तो x की जगह पे 2 लगा दें आप, तो 2 × 2 = 1, y की कीमत 2 2 4 और 1 5 आ जाएगी आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन 5 आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यूज है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक जो ट्राइंगल है ये कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है हमारे पास वजूद में आती है, ये कैसे कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर 3 है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ना जो एक लाइन पे नहीं है, इनको मिलाएंगे तो ट्राइंगल बनेगी ना। तो करेक्ट आंसर 3 है इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज देखिए, -2 लेस देन x लेस देन 3/2। तो हमने एक ऐसा नंबर बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर गिवन है ना वो उसकी रेंज से बाहर है। जैसे 2/3 है, वो भी आप रियल लाइन पे अगर इनको ड्रॉ करें तो लेट्स सपोज दैट ये 0 है, और यहाँ पे कहीं पे हमारा -2 है, और यहाँ पे हमारा 3/2 है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सिर्फ एक 0 ही ऐसा नंबर है जो क्वीन को सेटिस्फाई करेगा, ये इन दोनों के बिटवीन आ रहा है। बाकी जितने भी नंबर हैं आप उसको चेक कर लें, या तो इससे बड़े हो रहे हैं या इससे कम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर आ गया मोड प्रॉपर्टी। याद रखें, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर जजर वाला सवाल आ जाए चैप्टर नंबर 7 से, या मोड वाला सवाल आ जाए, तो आपने उसकी पड़ताल यानी उसको चेक करना है, फिर सोल्यूशन सेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये जिंदा जागती मिसाल है ये सवाल। इस तरह के सवाल मैं आपको यहाँ पे क्विक टिप बता देता हूँ, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, आप इसे याद रख लें कि अगर मोड वाला फंक्शन हो उसके इक्वल के इस साइड की कोई भी नंबर हो उसके साथ माइनस आ रहा है, इक्वल के दूसरी साइड यानी मोड से सामने वाली साइड पे जो नंबर है उसके साथ अगर माइनस आ रहा है, तो आपने ये याद रख लेना है कि उसको जो उसका सोल्यूशन सेट है वो हमेशा एम्प्टी होगा, सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन और सोल्यूशन सेट में फर्क है। अगर हम इसे हल करें तो इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, लेकिन वो दोनों ही इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हम जस्ट उन्हें सोल्यूशन कह सकते हैं लेकिन सोल्यूशन सेट नहीं कह सकते। सोल्यूशन सेट वो तब बनेंगे जब इस क्वीन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन को तब सेटिस्फाई करेंगे जब इक्वल के इधर माइनस ना हो। अगर मोड का फंक्शन है, इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस आ गया तो वो एम्प्टी सेट हो जाना है। ये रिजल्ट बस आप याद रख लें, आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वही एमसीक्यूज बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर बच्चों -2 है। उसकी रीजन ये है कि नीचे इक्वालिटी आ रही है। अगर इक्वालिटी ना होगी तो एम्प्टी सेट है, या कोई नहीं है वाला ऑप्शन सही होगा अगर इक्वालिटी ना हो तो। नेक्स्ट है हल सेट निकालना है। 9 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12। 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा, तो 4 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है
मुब्दा के मुहद्ददात या पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, ये हमारे पास 0 0 होता है। 0 0 कैसे होता है? ये बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहां पे हमारे दोनों एक्सिस मिलते हैं, यानी इस जगह पे, तो इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, मुब्दा के मुहद्ददात भी कहते हैं। तो लास्ट एमसीक्यूज है x इज इक्वल टू 3 मतवाजी है या x इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल। तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ देख लेते हैं। लेट्स से दैट ये 3 है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और ये पैरेलल बनेगा y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ होगा इस वाले का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 9 में से। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हम x2 के पॉइंट को x1 के पॉइंट में से माइनस कर दें और फिर y2 के पॉइंट को y1 के पॉइंट में से माइनस कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है 2 पॉइंट। तो यहाँ पे पी क्यू 2 पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। इसमें x2 पहले रख लें या x1 पहले रख ले, कोई मसला नहीं। तो पहला पॉइंट पहले पॉइंट में से माइनस करना है आपने, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस, दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट में से माइनस करके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा और ये भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 2 इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वही है जिसमें अंडर रूट 2 आ रहा है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड, 2 या 2 से ज्यादा नुकात जो एक ही खत पर वाक़या हो तो ऐसे पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आपने मिड पॉइंट निकालना है या दरमियानी नुक्ता निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता निकालने का फार्मूला ये होता है कि जो पहला पॉइंट है पहले सेट के अंदर उसको जमा कर दें जो दूसरा पॉइंट है और दूसरे सेट का पहला पॉइंट उसके साथ 2 पे डिवाइड कर दें। सेम काम दूसरे पॉइंट्स के लिए भी करें, -2 है फिर प्लस कर दें उसको 2 के साथ और डिवाइड कर दें 2 के साथ। ब्रैकेट लगाना जरूरी होती है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है। आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा 0 0 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच साइड इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों कोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री बने, तो ऐसी जो क्वाड्रिलेटरल या मतवाजी ज़िला होती है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, मुस्ततील। नेक्स्ट है डैश अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड सेम हो, इक्विलेटरल की तीनों साइड सेम होती है। तो इसलिए आइसोसेल के अंदर 2 साइड सेम होती हैं, तो इसलिए उसकी दोनों साइड कन्ग्रुएंट भी होंगी। लास्ट एमसीक्यूज है, इफ द 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेल। अगर 3 कन्ग्रुएंट होंगे तो ट्राइंगल इक्विलेटरल बनेगी। आगे है जी, फिर आपने मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए अच्छा जी, फिर जो है हमारे पास दरमियानी नुक्ता या मिड पॉइंट वाला एमसीक्यूज आगे याद रखें। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट के सवाल भी पेपर में लाजमी आते हैं और ये एमसीक्यूज भी आते हैं। तो तरीका आपको पहले बता दिया मैंने। तो 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने पहले सेट का पहला एलिमेंट जमा कर देना दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ और 2 पे डिवाइड कर देना है। यही काम दूसरा एलिमेंट, पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से जमा करके जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 1 1 बन जाएगा। नेक्स्ट है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल। तो मैंने अभी भी बताया कि मुसल्लस जिसके तीनों ज़िला की लंबाइयां बराबर हों तो वो इक्विलेटरल या मसाविल ज़िला मुसल्लस कहलाती है। थर्ड एमसीक्यूज है, दरमियान फासला, फासले वाला फिर सवाल आ गया। तो आपको पहले भी बताया, आप दोनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को पहला ये पॉइंट रख लें, दूसरे पॉइंट को पहले रख ले, पहले पॉइंट को दूसरे नंबर पर रख ले, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये इस तरह से हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर फिर प्लस इसी तरह -2 और -3 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे या आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो √41 बनेगा। फिर नेक्स्ट है 4 वाला एमसीक्यूज, मुसल्लस जिसके 2 ज़िला मुतमासिल होकर लाती हैं। इफ द ट्राइंगल हैविंग 2 साइड इक्वल साइड कन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। तो 2 साइड वाली जो जिनकी सेम हो या कन्ग्रुएंट हो वो आइसोसेल या मसाविल स्कैन मुसल्लस कहलाती है। नेक्स्ट है, ऐसी चौकोर जिसका हर जाविया 90 का हो, क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द 3 अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट। तो किसी मुसल्लस के तीनों इर्तिफा अगर मुतमासिल हों तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनती है, यानी मुसाविल ज़िला मुसल्लस ही हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि दोनों कात का दरमियानी फासला मिड पॉइंट। तो फिर वही बात है, पहला अगर हमारे पास पहला एलिमेंट है पहले सेट का, उसको पहले सेट के दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से प्लस करके 2 पे डिवाइड, दरमियान में कोमा,
इसी तरह फिर दूसरा एलिमेंट पहले सेट का और दूसरे सेट का भी दूसरा एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो, अच्छा मिड पॉइंट नहीं निकालना, दरमियानी फासला निकालना था। तो दरमियानी फासला निकालने के लिए जो फार्मूला वो भी आपको बताया, 0 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद दरमियान में प्लस 0 प्लस 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सारा सॉल्व आउट करेंगे, तो ये हमारे पास 5 के इक्वल ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी राइट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होती है। तो याद रखें, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करें तो 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये 90 का एंगल तो नहीं है एटलीस्ट यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए इसमें कोई भी एंगल 90 का एंगल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला, दरमियानी फासला निकालना है। पहले भी ऑलरेडी डिस्कस है, सेम फार्मूला, और मुझे लग रहा है कि सवाल भी शायद रिपीट हो गया होगा। इसका आंसर √2 आएगा हमारे पास। फोर्थ वाला एमसीक्यूज है ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑलरेडी डिस्कस है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। तो जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो अच्छा इसमें ना बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स के अंदर इसका आंसर बाइसेक्ट लिखा हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर इसका आंसर राइट बाइसेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि बोर्ड के पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो वो इसको करेक्ट करके ही आप लोगों को देंगे। पैरेललोग्राम के अंदर हम बना के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो राइट बाइसेक्ट वैसे नहीं कर रहे, वो रेक्टेंगल के अंदर में भी शायद करें। इसका आंसर इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बाइसेक्ट है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर राइट बाइसेक्शन का भी ऑप्शन है। लास्ट वाला एमसीक्यूज है द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कट ईच अदर इन अ रेशो। तो ये 2:1 है। तो ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो 9th के अंदर काफी बार रिपीट भी हो चुके हैं, और जो मेरी नजर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज हैं और पास्ट पेपर भी हैं। जैसे जैसे फिर टाइम मिलेगा उनके ऊपर भी कोई लेक्चर वीडियो मैं बना दूंगा।